आप सभी का ध्येय आईएएस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग वैदिक काल को डिजाइन करेंगे। वैदिक काल में दो वीडियो हम लोग बना चुके हैं। पहला तो वैदिक लिटरेचर पर हम लोगों ने बात किया था कि वेद वैदिक लिटरेचर में सबसे पुराने थे। उसके पहले वैदिक लिटरेचर का पार्ट 1 हम लोगों ने डिस्कस किया था। पार्ट 1 में हमने वैदिक एज कैसे शुरू हुआ, किस प्रकार से इसमें वैदिक एज का नाम आया, कौन से लोग थे, किनकी हिस्ट्री हमें करनी थी, इन सारी बातों पर डिस्कस किया था। वैदिक एज को हम रिवाइज करते चले। वैदिक एज का टाइम पीरियड 1500 बीसी टू 600 बीसी हमने डिजाइन किया था। 600 बीसी तक ये चला। इसके दो पार्ट हमने बनाए थे। पहला पार्ट था 1500 बीसी टू 1000 बीसी और दूसरा पार्ट था 1000 बीसी टू 600 बीसी। फर्स्ट पार्ट को हम लोगों ने कहा था अर्ली वैदिक एज और दूसरे पार्ट को हमने कहा था लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज यानी पूर्व वैदिक काल, इसे हिंदी में कहते हैं, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। इन दोनों टाइम पीरियड के बारे में जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, सोर्सेज में हमने कहा था वेदाज इनके सोर्सेज हैं। मेन सोर्सेज हैं वेद, जिनको हम संहिताएं भी कहते हैं। वेद चूंकि इंपॉर्टेंट सोर्स हैं, इसी वजह से वेदों से जितने टाइम पीरियड की इंफॉर्मेशन मिलती है, हम उसको वैदिक एज के नाम से जानते हैं। और वैदिक एज के बारे में जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वेदों से, वो 1500 बीसी से 600 बीसी तक की इंफॉर्मेशन मिल रही है। इसलिए 1500 बीसी से 600 बीसी तक के टाइम पीरियड को वैदिक एज कहा गया। वेदों में 4 वेद हैं। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, हम लोग बात कर चुके हैं इस पर। उसके बाद दूसरा वेद है सामवेद, तीसरा वेद है यजुर्वेद और चौथा वेद था अथर्ववेद। यानी 4 वेद हैं टोटल। चारों वेदों से ही हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। हाँ, इसके अलावा कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे कुछ अन्य जानकारियां भी मिलती हैं हमें। जैसे वैदिक एज के बारे में ये जानकारी देने वाला एक इंस्क्रिप्शन है, उसका नाम है बोगज कोई इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख, बोगज कोई अभिलेख। बोगज कोई अभिलेख, बोगज कोई इंस्क्रिप्शन, ये 1400 बीसी का है, जो टर्की से मिला था। इसमें 4 वैदिक देवताओं के नाम हैं। पहला वैदिक देवता का जो नाम है वो है इंद्र, दूसरा है वरुण, तीसरा है मित्र और चौथा वैदिक देवता है नासत्य। वैसे नासत्य को प्लूरल में लिखा है, नासत्यो, इसका मतलब नासत्य ब्रदर्स की बात की गई है इस इंस्क्रिप्शन में। एक तीसरा जो सोर्स है इसको जानने के लिए कस्सी इंस्क्रिप्शन, कस्सी अभिलेख, कस्सी अभिलेख, इसमें भी कुछ वैदिक देवताओं के नाम हैं और वैदिक लोगों की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। चौथा जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है वो सोर्स है पीजीडब्ल्यू। पीजीडब्ल्यू का मतलब होता है पेंटेड ग्रेवेयर। पेंटेड ग्रे वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर का को हिंदी में कहते हैं चित्रित धूसर
मृद भांड, ये मिट्टी के बर्तन हैं। चित्र धूसर मृद भांड, इससे भी इंफॉर्मेशन मिलती है क्योंकि 1000 बीसी के आसपास वैदिकारियों ने जिस प्रकार के मिट्टी के बर्तनों का यूज करना शुरू किया था, वह उनका अपना मिट्टी का बर्तन था जिसको पीजीडब्ल्यू कहा गया था। यानी पीजीडब्ल्यू बर्तन वैदिक लोगों ने खुद बनाए थे और खुद प्रयोग करना शुरू किया था। ये सोर्सेज थे। इन सोर्सेज के बेस पर हमने पहले पार्ट में इनकी पॉलिटी की बात की थी, यानी पॉलिटी ऑफ वैदिक एज, वैदिक काल की राजनीति। वैदिक काल की राजनीति में दो पार्ट हमने किया था। वैदिक काल की राजनीति के दो पार्ट थे। पहला पार्ट था इनका पूर्व वैदिक कालीन राजनीति और दूसरा उत्तर वैदिक कालीन राजनीति। जैसा कि हमने ऊपर यहाँ पे डिवाइड किया है, देखिए हमने कहा था इसे पूर्व वैदिक काल और इस टाइम पीरियड को लेटर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल की राजनीति की बात और उत्तर वैदिक काल की राजनीति की बात हम लोगों ने किया था। आज हम सोसाइटी की बात करेंगे। सबसे पहले अर्ली वैदिक सोसाइटी और फिर लेटर वैदिक सोसाइटी, यानी अर्ली वैदिक पूर्व वैदिक काल और दूसरा लेटर वैदिक सोसाइटी की बात करेंगे। थोड़ा समझ लें, फिर उसके बाद में लिखते हैं। सोसाइटी यानी समाज, हम इसको कई हेडिंग के तहत समझ सकते हैं। पूर्व वैदिक कालीन सामाजिक जीवन भी कह सकते हैं, पूर्व वैदिक कालीन समाज भी कह सकते हैं, उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक जीवन या उत्तर वैदिक कालीन समाज कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अर्ली वैदिक सोसाइटी की कंडीशन क्या थी, अर्ली वैदिक एज में सोसाइटी किस प्रकार से थी। अर्ली वैदिक एज में सोसाइटी या लेटर वैदिक एज में सोसाइटी, ये दोनों सोसाइटी वैदिक आर्यों की सोसाइटी थी और वैदिक आर्य पैट्रियार्कल नेचर के थे, यानी पितृसत्तात्मक समाज के नेचर के थे। इस वजह से इनके यहाँ पुरुषों का डोमिनेंस था, अर्थात अर्ली वैदिक सोसाइटी पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। लेटर वैदिक सोसाइटी भी पैट्रियार्कल सोसाइटी होगी क्योंकि इनका नेचर ही यही है। दूसरा नंबर यह है कि सोसाइटी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में डिवाइडेड थी। हायरार्की थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन दिस डिवीजन वाज टोटली बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क दिस सोसाइटी वाज डिवाइडेड। इसका मतलब ब्राह्मण इसलिए है कोई क्योंकि वह एक निश्चित पेशे को अपनाया है, क्षत्रिय कोई इसलिए है क्योंकि उसने एक निश्चित पेशे को अपनाया है, उसे एक निश्चित पेशा निर्धारित कर दिया गया है। ऐसे ही वैश्य है और ऐसे ही शूद्र है, चारों वर्ण हैं। यानी यह डिवीजन जन्म आधारित नहीं है, यह डिवीजन ऑक्यूपेशन बेस्ड है, अर्थात व्यवसाय आधारित है। इसके बाद हम देखें कि स्त्रियों की स्थिति में देखें तो अर्ली वैदिक एज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी है। लेकिन चूंकि सोसाइटी पैट्रियार्कल है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि स्त्रियों को पुरुषों के बराबर हक मिला हुआ है। लेकिन फिर भी अच्छी है, इनको शिक्षा की अनुमति है, बाल विवाह नहीं होते थे, विधवा विवाह की परमिशन थी, नियोग की भी परमिशन थी। तो कई तरह के इनके अधिकार हैं जो पुरुषों के समान हैं। हालांकि वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर सकती, यानी संपत्ति धारण नहीं कर सकती, वो राजनीति में भाग नहीं ले सकती, वो युद्ध में भाग नहीं ले सकती। ऐसे कई डिस्क्रिमिनेशन हैं, कई भेदभाव उनके साथ हैं। लेकिन फिर भी उनकी स्थिति अच्छी है, वो शिक्षा ले सकती थी। आपाला घोषा, लोपामुद्रा, विश्वारा जैसी अनेक विदुषी कन्याओं का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब पढ़ी लिखी स्त्रियां इस काल में मौजूद है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इनकी स्थिति अच्छी है। फिर उसके बाद में यहाँ देखा जाए तो एक तरह से जो बाल विवाह है वो नहीं होते हैं।
बाल विवाह नहीं होते हैं, वयस्कता की उम्र में शादी होती है, तो जाहिर सी बात है इसमें स्त्रियों की स्थिति भी ठीक होगी, उनको पढ़ने लिखने का अवसर मिलता होगा। और विधवा विवाह की अनुमति है, जो विधवा विवाह करना चाहे वो करे, जो ना करना चाहे वो ना करे, नियोग तक की अनुमति है। ये सारी बातें अर्ली वैदिक एज में आती हैं। तो अब हम लोग अर्ली वैदिक एज के बारे में थोड़ा लिखेंगे, फिर लेटर वैदिक एज को समझेंगे कि क्या चेंजेस हुए हैं लेटर वैदिक एज में, और उसके आधार पर उसको लिखेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए अर्ली वैदिक सोसाइटी और लिखना शुरू कर दीजिए। अर्ली वैदिक सोसाइटी वाज पैट्रियार्कल। अर्ली वैदिक सोसाइटी वाज पैट्रियार्कल। पूर्व वैदिक कालीन समाज पितृसत्तात्मक समाज था। And the eldest male of the kul was the head of the family. परिवार का वरिष्ठ पुरुष सदस्य परिवार का मुखिया होता था। परिवार का मुखिया होता था। The basic unit of society was the kula. परिवार की इकाई कुल थी। समाज की इकाई कुल थी, परिवार नहीं, समाज की इकाई कुल थी। कुल को ही हम फैमिली कहते हैं। कुल इजकल टू फैमिली, अर्थात समाज की इकाई कुल है, अर्थात परिवार है। फिर पैरा चेंज करिए। ऋग वैदिक सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 वर्णास, इन ब्रैकेट ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ब्रैकेट क्लोज, on the basis of occupation of individuals, not on the basis of birth. ऋग वैदिक समाज व्यवसाय के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था। यह विभाजन जन्मना नहीं था। यह विभाजन जन्मना नहीं था। The 4 varnas were mentioned for the first time in the Purush Sukta of 10th मंडल of ऋग्वेद। इन चारों वर्णों का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में आया है। पुरुष सूक्त में आया है। इसका मतलब जो पहली बार मेंशन है ऋग्वेद में, चारों वर्णों का नाम वह ऋग्वेद में है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 10वें मंडल में एक पुरुष हाइम है, पुरुष सूक्त है, उसमें चारों वर्णों का उल्लेख है। और मैं बताता चलूं कि शूद्र शब्द का उल्लेख पूरे ऋग्वेद में सिर्फ एक बार है, और इसी 10वें मंडल में है। और कहीं भी शूद्र शब्द का उल्लेख दोबारा नहीं आया है। इसका मतलब ये हुआ कि ऋग्वेद का 10वां मंडल बहुत बाद में ऐड किया गया होगा, जिसकी वजह से आगे कोई कंपोजिंग नहीं हुई, और कंपोजिंग नहीं हुई तो वह लास्ट टाइम है जब उल्लेख कर रहा है। इसका मतलब ये है कि शूद्र शब्द का प्रथम और लास्ट उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही है। पैराफ्रेज चेंज करिए। Monogamy was generally practiced, but polygamy was also existing in early Vedic society. पूर्व वैदिक कालीन समाज में एकल विवाह ही सर्वमान्य थे। एकल विवाह ही सर्वमान्य थे। हालांकि बहुविवाह का भी प्रचलन था। बहुविवाह का भी प्रचलन था। Polygamy was divided into polygyny and polyandry.
बहुविवाह दो प्रकार के होते थे। बहुविवाह दो प्रकार के होते थे। नंबर एक, बहुपति विवाह यानी पॉलिंड्री, और नंबर दो, बहुपत्नी विवाह। बहुपत्नी विवाह, इसका मतलब अर्ली वैदिक एज में वैसे जनरली तो एक व्यक्ति एक ही विवाह करता है, लेकिन इसके भी उल्लेख हैं कि एक व्यक्ति एक से ज्यादा शादी करे। जो एक पुरुष अगर एक से ज्यादा शादियां करता है, बहुत सी पत्नियां रखता है, तो उसे बहुपत्नी विवाह, इंग्लिश में पॉलीजेनी कहते हैं। अगर कोई स्त्री एक से ज्यादा पति धारण करती है, एक से ज्यादा पुरुषों से शादी करती है, यानी उसके एक से ज्यादा पति हैं, तो उस विवाह को पॉलिएंड्री कहते हैं, बहुपति विवाह कहते हैं। जैसे द्रौपदी के 5 पति। तो इस तरह से पॉलिएंड्री और पॉलीजनी दोनों प्रचलित है, लेकिन ये बहुत कम है। जनरली लोग एक शादी ही करते हैं। फिर पैरा चेंज करिए। Child marriage was not prevailing in the society in early Vedic age. पूर्व वैदिक काल में बाल विवाह नहीं होते थे। बाल विवाह नहीं होते थे। The नियोग प्रथा was provided a childless widow. संतानहीन विधवा को नियोग की अनुमति थी। संतानहीन विधवा को नियोग की अनुमति थी। Under this system, widow could remarry with younger brother of her dead husband for the sake of progeny. नियोग प्रथा के अंतर्गत कोई विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई अर्थात देवर के साथ संतान प्राप्ति हेतु विवाह कर सकती थी। इसका मतलब ये हुआ कि सोसाइटी बहुत लिबरल है कि अगर किसी का पति मर जाता है और वह विधवा शादी नहीं करना चाहती है, तो वह अपने देवर के साथ कुछ दिन रह करके संतान की प्राप्ति कर सकती थी। समाज इसे मान्यता देता था। इसके प्रति बहुत कोई कठोरता नहीं अपनाता था। इससे ये स्पष्ट है कि उस काल में स्थितियां थोड़ी लिबरल थीं। Parachinj. There were women poets like Apala, Ghosa, Lopamudra, and Viswara during the Vedic period. ऋग्वैदिक काल में अपाला, घोषा, लोपामुद्रा और विश्वारा जैसी विदुषी कन्याएं थीं। Women condition was good, but not equal to male. स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, लेकिन पुरुषों के समान नहीं थी। अब हेडिंग डाल लीजिए, लेटर वैदिक सोसाइटी। लेटर वैदिक सोसाइटी, उत्तर वैदिक कालीन समाज। लिखिए, उत्तर वैदिक कालीन समाज भी पितृसत्तात्मक समाज था। Later Vedic society was also a patriarchal society. Later Vedic society was also a patriarchal society. Full stop. Society was divided on Brahmin, Kshatriya, Vaishya
and Sudra on the basis of birth, on the basis of birth in later Vedic period. उत्तर वैदिक कालीन समाज, उत्तर वैदिक कालीन समाज जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था। अब इसका मतलब ये है लेटर वैदिक एज में तो आप देखिए 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी के बीच चेंज आ गया, जो 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी में नहीं था। यहाँ क्या था, यहाँ सोसाइटी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में डिवाइडेड है, लेकिन दिस डिवीजन वाज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन नॉट बर्थ। लेकिन लेटर वैदिक एज में आप देखिए 1000 बीसी टू 600 बीसी के बीच में सोसाइटी तो वही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, बट दिस डिवीजन वाज बेस्ड ऑन बर्थ नॉट ऑक्यूपेशन। तो एक चेंज हमें दिखाई देता है अर्ली वैदिक एज से लेटर वैदिक एज में। लेटर वैदिक एज में थोड़ी सोसाइटी रिजिड हो गई है, ये इसकी खास बात है। पैरा फिर चेंज करिए, पैरा चेंज करके ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य were combinedly known as द्विज, were combinedly known as द्विज, द्विज। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को सम्मिलित रूप से द्विज कहा जाता था, द्विज कहा जाता था, द्विज कहा जाता। अब देखिए द्विज में शूद्र नहीं है, यानी द्विज में शूद्र इंक्लूडेड नहीं है। द्विज की मीनिंग होती है ट्वाइस बॉर्न, यानी दुजन्मा, अर्थात जिनका जन्म 2 बार हो वह द्विज कहलाएंगे। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का जन्म 2 बार दिखाया गया। भला किसी का जन्म 2 बार कैसे हो सकता है? एक्चुअल में 2 बार माता के गर्भ से नहीं जन्म लेते थे। एक बार जब कोई चारों वर्ण के लोग जब अपनी माता के गर्भ से जन्म लेते थे तो जन्म से सारे शूद्र ही थे। शूद्र तो शूद्र बना रह जाता था, लेकिन ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला बच्चा, क्षत्रिय के घर में जन्म लेने वाला बच्चा, वैश्य के घर में जन्म लेने वाला बच्चा, ये तीनों जनेऊ संस्कार करके यह ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में कन्वर्ट होते थे। इसका मतलब दोबारा इनका जन्म हुआ। एक बार ये शूद्र के रूप में जन्म लिए और फिर इन्हें ब्राह्मण बनाया गया, इन्हें क्षत्रिय बनाया गया, इन्हें वैश्य बनाया गया, जिसकी वजह से ये मान लिया गया कि इनका जन्म 2 बार हुआ और इसी वजह से इनको द्विज कहा गया। पैरा चेंज करिए फिर। 4 आश्रमास, 4 आश्रमास system was prevailing in later Vedic society, later Vedic society। उत्तर वैदिक कालीन समाज में 4 आश्रमों की व्यवस्था थी, 4 आश्रमों की व्यवस्था थी। नंबर 1 ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम। नंबर 3 वानप्रस्थ आश्रम और नंबर 4 संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम। शुरुआती दौर में 3 आश्रम ही थे, लेकिन जब अनार्यों के साथ इनका कांटेक्ट हुआ
तो एक चौथा आश्रम ऐड कर दिया गया, संन्यास आश्रम। ये चारों आश्रम द्विजों के लिए ही थे, शूद्रों के लिए नहीं थे। 25 साल तक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए गुरु के पास अपने अपने पेशे के अनुसार शिक्षा प्राप्त करते थे। उसके बाद वह शिक्षा पूरी करने के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए वह अपने ऋणों को चुकता करते थे। जो मानव जीवन के ऊपर ऋण है उसे चुकता करते थे। मानव जीवन के ऊपर 3 ऋण हैं। पितृ ऋण यानी पिता का ऋण, दूसरा देव ऋण अर्थात देवताओं का ऋण, और तीसरा ऋण ऋषि ऋण। ऋषि ऋण, ये 3 ऋणों को पूरा करते थे। ये एक यज्ञ करके पिता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते थे। पिता को थैंक यू कहते थे कि पिता आपने मेरी सुरक्षा की, मुझे पाला पोसा, इसके लिए थैंक यू। ऐसे ही देवताओं के लिए वो करते थे और उसके बाद यही कार्य ऋषियों के लिए करते थे। इस आश्रम में रहते हुए गृहस्थ द्विज धन का अर्जन करता था और संतानोत्पत्ति करता था। उसके बाद वह वानप्रस्थ आश्रम में चला जाता था 50 वर्ष की उम्र में। 50 से 75 साल तक वानप्रस्थ आश्रम में रहता था। यहाँ रह करके ध्यान साधना तपस्या करता था जिससे मोक्ष का मार्ग उसे मिल जाए। और उसके बाद 75 से 100 साल तक वो संन्यास आश्रम में रहते हुए जो कुछ भी जीवन में अर्जित किया होता था वो समाज को डिलीवर करके वह मोक्ष को प्राप्त करता था। लेकिन ये चूंकि द्विजों के लिए था, शूद्रों के लिए नहीं था, इसका मतलब शूद्रों को मोक्ष प्राप्ति का अधिकार नहीं था। शुरुआती दौर में स्त्रियां भी वानप्रस्थ जाती थीं, संन्यास आश्रम धारण करती थीं, लेकिन कुछ दिनों बाद उनको भी बंद कर दिया गया, उनको भी इससे वंचित कर दिया गया। तो स्त्रियां भी अब मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकती थीं। तो शूद्र और स्त्रियां दोनों मोक्ष प्राप्ति से वंचित कर दी गई उत्तर वैदिक काल में। ये उत्तर वैदिक काल की खास बात है। पैरा चेंज करिए। इन लेटर वैदिक एज फीमेल कंडीशन वाज लोवर्ड। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। चाइल्ड मैरिज वाज स्टार्टेड। बाल विवाह प्रारंभ हो गए। विडो रीमैरिज वाज प्रोहिबिटेड। विधवा विवाह पर रोक लगा दी गई। विधवा विवाह पर रोक लगा दी गई। पॉलीगैमी वाज स्टिल प्रिवेलिंग। पॉलीगैमी वाज स्टिल प्रिवेलिंग। बहुविवाह अभी भी प्रचलित थे। बहुविवाह अभी भी प्रचलित थे। इसका मतलब पॉलीजनी और पॉलिएंड्री दोनों अभी भी प्रचलित हैं, अर्थात महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई है। पैराफ्रेज चेंज करिए। प्रोहितिज्म बिकेम अ प्रोफेशन। प्रोहितिज्म, प्रोहितिज्म बिकेम अ प्रोफेशन। पुरोहिती एक पेशा बन गया। पुरोहिती एक पेशा बन गया। पुरोहिती एक पेशा बन गया। रिचुअल्स became more important। कर्मकांड अधिक महत्वपूर्ण हो गए। कर्मकांड अधिक महत्वपूर्ण हो गए। There was a chanting importance of formulas। There was a chanting importance of formulae। मंत्रों का महत्व जादुई हो गया। मंत्रों का महत्व जादुई हो गया। जादुई हो गया।
इस तरह से लेटर वैदिक सोसाइटी थी। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे अर्ली वैदिक इकोनॉमी। अर्ली वैदिक इकोनॉमी यानी पहले अर्ली वैदिक इकोनॉमी पढ़ेंगे, पूर्व वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, पूर्व वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, उसके बाद हम उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। दोनों को कंपेयर करेंगे कि किस प्रकार की व्यवस्था है। हम एक ही कॉलम में थोड़ा बना के समझ लेते हैं और फिर दोनों को अलग अलग लिखते हैं। पहला नंबर हम तो यहाँ पे अर्ली वैदिक एज की इकोनॉमी मेंशन कर रहे हैं, अर्ली वैदिक एज, और यहाँ पे लेटर वैदिक एज, लेटर वैदिक एज, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी। यहां देखा जाए तो अर्ली वैदिक एज की इकोनॉमी पास्टोरल इकोनॉमी है, पास्टोरल इकोनॉमी, और यहाँ की इकोनॉमी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। पास्टोरल का मतलब पशुचारक अर्थव्यवस्था है और यहाँ कृषि अर्थव्यवस्था है। कैटल rearing was main occupation in early Vedic age. Cattle rearing was main occupation, but in later Vedic age, agriculture was main occupation. Agriculture was main occupation. In early Vedic age, agriculture was secondary. Agriculture was secondary occupation, but in later Vedic age, cattle rearing was secondary. Cattle rearing was secondary, means cattle rearing became secondary occupation in later Vedic age. In early Vedic age, people, means Aryans, lived in Saptasandho region. Saptasandho region. But in later Vedic age, people migrated to Ganga Valley, Ganges Valley. यानी लोग गंगा घाटी में पहुंच गए। एक चेंज आया, इनकी ज्योग्राफी बदल रही है, इनकी इकोनॉमी का पैटर्न बदल रहा है, पशुपालन से अब कृषि अर्थव्यवस्था हो गई है, और इसके बहुत सारे प्रूफ है, तो हम इसे लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे। हेडिंग डाल लीजिए, ऋग्वैदिक इकोनॉमी, हेडिंग डाला होगा, उसी में कंटिन्यू करिए, लिखिए। सिंस द ऋग्वैदिक सोसाइटी वाज अ पास्टोरल सोसाइटी, comma, cattle rearing was their dominant occupation. चूंकि उत्तर वैदिक कालीन पशुचारक अर्थव्यवस्था थी, उत्तर वैदिक काल में पशुचारक अर्थव्यवस्था थी, चूंकि उत्तर वैदिक काल में पशुचारक अर्थव्यवस्था थी, फलतः पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था, फलतः पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। फुल स्टॉप। द चीफ मेजर ऑफ वेल्थ वाज कैटल, धन की गणना पशुओं से की जाती थी, धन की गणना पशुओं से की जाती थी। एंड अ वेल्दी मैन वाज नोन एज गोमत, धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। गोमत मतलब जिसके पास ज्यादा गायें हों वो धनी है, जिसके पास कम गायें हों वो गरीब है, गोमत कहा जाता था। पैराचेंज। एविडेंस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इज meager and there was no concept of private property based on land ownership. व्यापार वाणिज्य बहुत कम था, व्यापार वाणिज्य बहुत कम था, और निजी संपत्ति की अवधारणा नहीं थी, और निजी संपत्ति की अवधारणा नहीं थी। The whole clan enjoyed
राइट्स ओवर द रिसोर्सेज। पूरा समुदाय संसाधनों का सामूहिक उपभोग करता था। पूरा समुदाय संसाधनों का सामूहिक उपभोग करता था। संसाधनों का सामूहिक उपभोग करता था मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है। चारागाह है तो उसमें सारे लोग अपने गायें चराएंगे, सारे लोग अपने जानवर चराएंगे, वो सबका है। जो जंगल से प्राप्त फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस हैं, जंगल से प्राप्त वस्तुएं हैं, उसमें कोई भी जाकर के फल तोड़ सकता था, कंदमूल खा सकता था, वो सबका था, किसी एक व्यक्ति का नहीं था। तो इस तरह से जो रिसोर्सेज थे वो सामूहिक थे, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं था। पैराचेंज निस्क in bracket gold and jewelry was used as medium of exchange। सोने के आभूषण निस्क को विनिमय के साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। बार्टर was the model of exchange and the cow was an important unit of value। लेन देन वस्तु विनिमय से होता था। गाय मूल्य की इकाई थी। फुल स्टॉप। पैराफ्रेजिंग देयर वाज नो रेगुलर रेवेन्यू सिस्टम and the kingdom was maintained by the voluntary tribute बलि। कर की कोई नियमित व्यवस्था नहीं थी। बलि जो एक ऐच्छिक उपहार था वही राज्य को प्राप्त होता था। पैराचेंज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर वाज प्रैक्टिस्ड। झूम खेती प्रचलन में थी। पैराचेंज करके लिखिए, झूम खेती प्रचलन में थी। एंड फायर वाज यूज्ड टू बर्न डाउन द फॉरेस्ट कवर। जंगलों को आग से जलाकर खेती योग्य भूमि तैयार की जाती थी। पैरा चेंज करिए, खेती योग्य भूमि तैयार की जाती थी। पैरा चेंज अपार्ट फ्रॉम यव और बार्ली comma no other grain is mentioned in ऋग्वैदिक लिटरेचर। ऋग्वैदिक काल में यव अर्थात जौ के अलावा किसी अन्य अनाज का उल्लेख नहीं मिलता। यव अर्थात जौ के अलावा किसी अन्य अनाज का उल्लेख नहीं मिलता। फुल स्टॉप। The Rigvedic people used wooden plow in bracket लांगल। ऋग्वैदिक लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे जिसे लांगल कहा जाता था।
लांगल कहा जाता था। वैदिक गॉड इंद्र इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज उर्वरा। वैदिक देवता इंद्र को वैदिक देवता इंद्र को उर्वरा कहा गया है। उर्वरा कहा गया है। फुल स्टॉप। They did not use iron technology, but were familiar with copper in bracket Ayas. उन्हें लोहे की जानकारी नहीं थी, यानी ऋग वैदिक आर्यों को लोहे की जानकारी नहीं है। उन्हें लोहे की जानकारी नहीं थी, लेकिन तांबे की जानकारी थी। लेकिन तांबे की जानकारी थी। तांबे को अयस कहा जाता था। आयासा, अयस कहा जाता था। हिंदी में ऐसे लिखेंगे अयस। अयस कहा जाता था। इस तरह से अयस लिखेंगे, अयस कहा जाता था। अब हेडिंग डाल लीजिए, उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था, लेटर वैदिक इकोनॉमी। उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था, लेटर वैदिक इकोनॉमी, लेटर वैदिक इकोनॉमी। इसमें लिखिए, द लेटर वैदिक कल्चर वॉज ऑल्सो कॉल्ड as PGW iron culture, as a particular kind of pottery in bracket painted graveware was used during that phase. उत्तर वैदिक काल को उत्तर वैदिक काल को उत्तर वैदिक काल को PGW ऐसे लिखेंगे, PGW लौह संस्कृति भी कहा जाता था। संस्कृति भी कहा जाता था। फुल स्टॉप। उत्तर वैदिक काल के लोग उत्तर वैदिक काल के लोग PGW ब्रैकेट में चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, मृदभांड का प्रयोग करते थे, का प्रयोग करते थे। यानी उत्तर वैदिक काल के लोगों की देखिए अपनी पॉटरी आ गई, वो PGW यूज करने लगे। लेकिन अर्ली वैदिक काल के लोग हड़प्पा की पॉटरी को यूज कर रहे थे। इसीलिए कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता वैदिक काल के पहले आई थी। तो लेकिन उत्तर वैदिक काल में 1000 BC के आसपास देखें तो इन्होंने अपनी पॉटरी डेवलप कर लिए हैं, यानी PGW बना लिए हैं। और PGW के साथ इन्होंने आयरन का यूज करना शुरू कर दिया है। 1000 BC के आसपास सतरंजी खेड़ा से इन्हें लोहा मिल गया। तो जहां जहां PGW बर्तन मिल रहे हैं वहां वहां लोहा भी मिल रहे हैं। इस वजह से इनकी संस्कृति को कह दिया गया PGW लौह संस्कृति। पैरा चेंज करिए। The main factor in the expansion of the Aryan culture during the later Vedic period was the beginning of the use of iron, which was introduced around 1000 BC and is mentioned as Krishna Ayas in bracket Syama Ayas. उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का प्रसार हो रहा था। आर्य संस्कृति का प्रसार हो रहा था। फुल स्टॉप। उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने 1000 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर वैदिक काल के लोगों ने 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। लोहे का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था।
फिर से एक बार देख लीजिए। द मेन फैक्टर इन द एक्सपेंशन ऑफ द आर्यन कल्चर ड्यूरिंग द later Vedic period was the beginning of the use of iron, which was introduced around 1000 BC and is mentioned as Krishna as in bracket श्याम अयस। लोहे को कृष्ण अयस या श्याम अयस कहा जाता था। लोहे को कृष्ण अयस या श्याम अयस कहा जाता था। ऐसे लिखेंगे, कृष्ण अयस या श्याम अयस। काले रंग का था इसीलिए अयस कहा गया, कृष्ण अयस या श्याम अयस। तो तांबा को क्या कहा जाएगा? लोहित अयस कहा जाएगा। द वैदिक पीपल न्यू अबाउट द मेटल कॉल्ड लोहित अयस विच वाज कॉपर। उत्तर वैदिक काल के लोगों को तांबे की जानकारी थी। तांबे की जानकारी थी। तांबे को वह लोहित अयस कहते थे। तांबे को वह लोहित अयस कहते थे। लोहित अयस कहते थे। पैरा चेंज करिए। द सोसाइटी वॉज लार्जली रूरल बट एट द एंड ऑफ पीरियड देयर वर ट्रेसेस ऑफ द बिगिनिंग ऑफ अर्बनिज्म as Nagar in the sense of a town is mentioned in the Taittiriya Aranyak. उत्तर वैदिक कालीन समाज ग्रामीण ही था। ग्रामीण ही था। लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंत में नगरों का उदय होने लगा था। नगरों का उदय होने लगा था। इसका उल्लेख तैत्तरीय आरण्यक में हुआ है। तैत्तरीय आरण्यक में हुआ है। तैत्तरीय आरण्यक में हुआ है। पैराचेंज। Agriculture was emerged as the chief means of livelihood of the later Vedic people. Agriculture emerged as the chief means of livelihood of the later Vedic people. उत्तर वैदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। उत्तर वैदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। The forests were cleared by burning the trees. जंगलों को आग से जलाकर जंगलों को आग से जलाकर कृषि योग्य भूमि तैयार की जाती थी। कृषि योग्य भूमि तैयार की जाती थी। शतपथ ब्राह्मण में किताब का नाम है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की कथा के दौरान इसका उल्लेख हुआ है। इस उल्लेख के अनुसार विदेह माधव ने सरस्वती से सधानीरा अर्थात गंडक नदी तक अग्नि से जंगलों को साफ किया था। Which is also mentioned in the Satapatha Brahmana. In bracket, ruler Videh Madhav burned the forests
बिटवीन रिवर सरस्वती टू रिवर सदानीरा और गंडक। सदानीरा या गंडक नदी बिहार में बहती है। यानी इस सतपथ ब्राह्मण में कहानी आई है कि एक बार विदेह माधव जो सरस्वती नदी के आसपास निवास करते थे, उन्होंने गौतम राहुगण नामक एक पुरोहित से यज्ञ करवाया और यज्ञ करवाने के बाद उन्होंने अग्नि से जंगलों को सरस्वती नदी से ले जाकर के सदानीरा गंडक नदी तक साफ किया और फिर वहीं पर सदानीरा के पास में विदेह राज्य की स्थापना करके राज्य करने लगे, जिसके राजा आगे चलकर बनेंगे राजा जनक। पैरा चेंज करिए। कल्टीवेशन वॉज डन बाय द प्लाउ। खेती हल से की जाती थी, हल से की जाती थी। फुल स्टॉप। मिक्स्ड एग्रीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन along with herding ब्रैकेट क्लोज was prevailing in the later Vedic society। उत्तर वैदिक काल में मिश्रित कृषि की जाती थी, मिश्रित कृषि की जाती थी, अर्थात खेती और पशुपालन साथ साथ किए जाते थे, अर्थात खेती और पशुपालन साथ साथ किए जाते थे। पैराफ्रेज चेंज करिए। The land was still communally owned, over the which clan had many participatory rights, but it was recognized as property, and the head of the household who owned the land was termed as grahapati। अभी भी भूमि सामूहिक होती थी और भूमि पर सामूहिक उत्तराधिकार था, भूमि पर सामूहिक उत्तराधिकार था, लेकिन उसमें हिस्सेदारी आने लगी थी, अर्थात प्रत्येक परिवार का एक हिस्सा होता था और प्रत्येक परिवार का मुखिया इसीलिए गृहपति कहलाता था। गृहपति, गृहपति मतलब घर का मुखिया, और वही पार्टिसिपेटरी राइट्स रखता था, अर्थात हिस्सेदारी रखता था। पैरा चेंज। राइस ब्रैकेट में व्रीहि एंड व्हीट गोधूमी became the staple diet of the people। उत्तर वैदिक काल में गेहूं और चावल लोगों का मुख्य खाद्यान्न बन गए, लोगों का मुख्य खाद्यान्न बन गए। चावल को व्रीहि कहा जाता था, व्रीहि ऐसे लिखेंगे, व्रीहि, चावल को व्रीहि कहा जाता था और गेहूं को गोधूमी, गोधूमी, और गेहूं को गोधूमी कहा जाता था। पैरा चेंज करिए। विद द बिगिनिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस began to be offered in the rituals। खाद्य पदार्थों के उत्पादन के कारण अब धार्मिक कर्मकांडों में भी, धार्मिक कर्मकांडों में भी अनाजों की आहुति दी जाने लगी, अनाजों की आहुति दी जाने लगी। The items of the dana and dakshina included cooked rice। दान दक्षिणा के रूप में पके हुए चावल भी दिए जाते थे, पके हुए चावल भी दिए जाते थे। फुल स्टॉप। तिल, which the first widely used vegetable food oil, came to be used in rituals। तिल को भी अब कर्मकांडों में प्रयोग किया जाने लगा। तिल का तेल, तिल का तेल अब कर्मकांडों में भी प्रयोग में लाया जाने लगा। यही मानव द्वारा प्रयुक्त पहला खाद्य तेल था।
पहला खाद्य तेल था। फुल स्टॉप। डाइवर्स आर्ट एंड क्राफ्ट्स diverse diverse art and crafts were practiced in the later Vedic period. Later Vedic period. उत्तर वैदिक काल में विविध विविध प्रकार की कलाएं और शिल्प अस्तित्व में आ गए। कलाएं और शिल्प अस्तित्व में आ गए। फुल स्टॉप। टिन, लेड, सिल्वर, आयरन, gold, bronze, and copper were known to the later Vedic people. उत्तर वैदिक काल के लोग टिन, सीसा, चांदी, लोहा, सोना, कांसा और तांबे की जानकारी रखते थे। तांबे की जानकारी रखते थे। There were probably good smiths and smelters, as a lot of copper objects have been found at PGW sites. चित्रित धूसर मृदभांड वाले बर्तनों के स्थानों पर चित्रित धूसर मृदभांड वाले बर्तनों के स्थानों पर अनेक प्रकार की तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। इससे स्पष्ट होता है कि तांबेरे और कसेरे पर्याप्त मात्रा में थे, पर्याप्त संख्या में थे। People had obtained knowledge of glass manufacturing too. लोगों को शीशा बनाने की भी जानकारी हो गई थी। लोगों को शीशा बनाने की भी जानकारी हो गई थी। पैराचिंज। श्रेष्ठिन्स indicate the guilds or organization of merchants. श्रेष्ठिन से पता चलता है कि श्रेष्ठिन ऐसे लिखेंगे। श्रेष्ठिन से पता चलता है कि व्यापारियों की संस्था श्रेणी अस्तित्व में आ गई थी। फुल स्टॉप। Exchange was still via barter, but nisk was used as a convenient unit of value, although not as a typical currency. लेन देन वस्तु विनिमय से होता था। लेन देन वस्तु विनिमय से होता था। हालांकि सोने का आभूषण निष्क लेन देन में प्रयुक्त किया जाता था, लेकिन उसे मुद्रा नहीं कहा जा सकता। फुल स्टॉप। The later Vedic people were acquainted with 4 types of pottery. उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे। नंबर 1 पेंटेड ग्रेवेयर टाइप पॉटरी। नंबर 1 चित्रित धूसर मृदभांड। ब्रैकेट वैदिक काल के लोगों का अपना मृदभांड, ये उनका है, अपना मृदभांड। नंबर 2 ब्लैक एंड रेडवेयर काले लाल मृदभांड। नंबर 3 ब्लैक स्लिप्ड वेयर।
काले पट्टीदार मृदभांड, नंबर 4 लाल मृदभांड। ये सब तो पहले से चले आ रहे थे, उसको यूज करने लगे थे, करते रहे और ये अपना पीजीडब्ल्यू बना लिए। फिर पैरा चेंजिए। अनलाइक द ऋग वैदिक एज where only voluntary offerings were taken and no one revenue collection was done, comma, in the later Vedic age, collection of taxes and tribute in bracket bhag was made mandatory and were done by sangrihitri in bracket bhagadudha. Para change. पूर्व वैदिक काल अर्थात ऋग वैदिक काल के विपरीत उत्तर वैदिक काल में कर की नियमित व्यवस्था स्थापित हो गई थी। कर की नियमित व्यवस्था स्थापित हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में कर को भाग कहा जाता था। कर को भाग ऐसे लिखेंगे, भाग कहा जाता था और इसको संग्रह करने का कार्य, इसको संग्रह करने का काम संग्रहीत्री या भागदूध नामक अधिकारी करता था। संग्रहीत्री या भागदूध नामक अधिकारी करता था। ये तो रहा आपकी लेटर वैदिक इकोनॉमी। अब हम लोग बात करेंगे दोनों टाइम पीरियड के रिलीजन की, धर्म की, कि उत्तर वैदिक काल में धर्म की क्या स्थिति थी और इसके पहले अर्ली वैदिक एज में धर्म की क्या स्थिति थी। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे वैदिक रिलीजन, और वैदिक रिलीजन में वैदिक धर्म और वैदिक धर्म में पहला ऋग्वैदिक रिलीजन, ऋग्वैदिक धर्म, और फिर उसके बाद लेटर वैदिक धर्म की बात करेंगे। धर्म में अगर हम देखें तो अर्ली वैदिक एज में जो सबसे बड़े देवता हैं वो हैं इंद्र। इंद्र के बाद जो सबसे बड़े देवता हैं अग्नि, और अग्नि के बाद जो सबसे बड़े हैं वो हैं वरुण। ये हायरार्की है। लेकिन जब हम लेटर वैदिक एज में चलते हैं तो एक चेंज सा आता है। लेटर वैदिक एज यानी उत्तर वैदिक काल में जो सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं वो हैं ब्रह्मा जी यानी प्रजापति। प्रजापति के बाद विष्णु आते हैं और विष्णु के बाद शिव आते हैं। ये हायरार्की दोनों में अंतर है। यहां पर ये है, और उत्तर वैदिक काल में लेटर वैदिक अर्ली वैदिक एज में देखिए ये थे। तो उत्तर वैदिक काल में अर्ली वैदिक काल के देवताओं का महत्व कम हो गया। तो लिखते चलते हैं, समझते चलते हैं। ऋग्वैदिक रिलीजन, ऋग्वैदिक धर्म, इसमें लिखिए देयर वॉज नीदर टेम्पल नॉर आइडल वर्शिप इन द अर्ली वैदिक एज। पूर्व वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल मतलब ऋग्वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में ना तो मंदिर थे और ना ही मूर्ति पूजा होती थी। The Rig Veda reflects naturalistic polytheism
as they venerated natural forces like the wind, rain, water, thunder, etc. ऋग्वैदिक काल में बहुदेववाद प्रचलित था और आर्य प्राकृतिक शक्तियों की आराधना करते थे जैसे वायु, वर्षा, पानी, बिजली की गड़गड़ाहट, बिजली की चमक इत्यादि। पैरा चेंज करिए। They generally worshipped in the open air through यजनाज। पूर्व वैदिक काल के लोग खुले में यज्ञ करते थे। Vedic texts refer to meat eating and also the sacrificial killing of animals, except the cow, which was considered aghanya, not to be killed. वैदिक आर्य मांस खाते थे और पशुओं की बलि देते थे, लेकिन गाय को अघन्या अर्थात ना मारने योग्य बताया गया था। पैराचेंज। सम ऑफ द ऋग्वैदिक डेइटीज। उत्तर वैदिक कालीन देव। इसमें लिखिए इंद्र पहले नंबर। इंद्र में लिखिए पहला पॉइंट, ग्रेटेस्ट गॉड ऑफ द आर्यंस, सुप्रीम गॉड ऑफ द आर्यंस, आर्यों के सर्वोच्च देवता। दूसरा पॉइंट, 250 हाइम्स आर एट्रीब्यूटेड टू देम। उनकी स्तुति में 250 सूक्त आए हैं। 250 सूक्त आए हैं। नंबर 3, कॉल्ड पुरंदर इन ब्रैकेट डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट, वृत्तहन इन ब्रैकेट स्लेयर ऑफ वृत्तासुर एंड दास्युहन इन ब्रैकेट किलर ऑफ दास्यु। इंद्र को पुरंदर, वृत्तहन तथा दास्युहन कहा गया है। पुरंदर ऐसे लिखेंगे, पुरंदर, वृत्तहन तथा दास्युहन कहा गया है। पुरंदर का अर्थ पुरों को गिरा देने वाला, कॉमा, वृत्तहन का अर्थ वृत्तासुर को मारने वाला तथा दास्युहन का अर्थ दास्यु लोगों की हत्या करने वाला है। दास्यु लोगों की हत्या करने वाला है और दास्यु लोगों की पहचान हड़प्पा सभ्यता के लोगों से की गई है, कहा गया है। दूसरे देवता का नाम लिखिए अग्नि। इसमें पहला पॉइंट, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड, द गॉड ऑफ फायर। अग्नि दूसरे महत्वपूर्ण देवता थे। फुल स्टॉप। दूसरा पॉइंट, इनकी स्तुति में 200 सूक्त आए हैं। इनकी स्तुति में 200 सूक्त, ऐसे लिखेंगे, सूक्त आए हैं। 200 hymns are attributed to him. तीसरा, द सन ऑफ अर्थ एंड हेवन। अग्नि को पृथ्वी और स्वर्ग का पुत्र कहा गया है। अगला, इंटरमीडिएरी बिटवीन गॉड्स एंड मैन। अग्नि मानव और ईश्वर के बीच
संदेशवाहक थे, मध्यवर्ती थे। संदेशवाहक थे, मध्यवर्ती थे। तीसरा वरुण, तीसरा हेडिंग डाल लीजिए वरुण। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड, सेमी कॉमा, द गॉड ऑफ पर्सनिफाइड वाटर। वरुण तीसरे महत्वपूर्ण देवता थे और जलराशि के स्वामी माने गए थे। जलराशि के स्वामी माने गए थे। तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, लुक्ड आफ्टर ऋत और द कॉस्मिक ऑर्डर। ये ऋत के नियामक थे। ऋत, ऋत ऐसे लिखेंगे, ऋत के नियामक थे। नियामक मतलब ऋतु को रेगुलेट करने वाले, प्राकृतिक शक्तियों को रेगुलेट करने वाले हैं। अगला, अगला सोम, गॉड ऑफ प्लांट्स, वनस्पतियों के देवता। दूसरा पॉइंट, ऑल हाइम्स ऑफ द नाइन्थ मंडल असाइन्ड टू हिम। नवें मंडल के यानी ऋग्वेद के नवें मंडल के सभी श्लोक इन्हीं को समर्पित हैं, इन्हीं को समर्पित हैं। आर्यंस न्यू हिमालय मूर्जवंत एज द सोर्स ऑफ द सोम प्लांट। सोम हिमालय की मूर्जवंत चोटी पर पाए जाते थे। हिमालय के मूर्जवंत चोटी पर पाए जाते थे। अगला पॉइंट, कंसिडर द वाइज गॉड हु इंस्पायर द पोएट्स टू कंपोज हाइम्स। इन्हें बुद्धि का देव कहा गया है, जो कवियों को रचना के लिए बुद्धि देते हैं, जो कवियों को रचना के लिए बुद्धि देते हैं। अगला रुद्र, a moral archer god whose arrows brought diseases। एक नैतिक धनुर्धर जिनके बाण से रोग उत्पन्न होते हैं। दूसरा, lived in the mountains and guardian of healing herbs। ये पर्वत पर निवास करते थे और औषधियों के स्वामी थे, औषधियों के स्वामी थे। नेक्स्ट, पूसन, गॉड ऑफ कैटल। पूसन ऐसे लिखेंगे, पशुओं के देवता हैं ये, पूसन, पशुओं के देवता पूसन। अगला सवित्री, सवित्री, सोलर deity to whom the famous Gayatri mantra is attributed to in the third mandal of the Rigveda। सावित्री सूर्य देव थे, सूर्य देव थे। गायत्री मंत्र इन्हीं के लिए है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी और यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, और यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। अगला अदिति, गॉडेस ऑफ एटर्निटी, एटर्निटी, सृष्टि की देवी। मदर ऑफ द गॉड्स, देवताओं की माता। अगला मरुत, मरुत, अगला हेडिंग है, अगले देव है मरुत। द सन्स ऑफ रुद्र, रुद्र के पुत्र, रुद्र के पुत्र। अगला अश्विन, अश्विन, युद्ध और उर्वरता के देव, द ट्विंस गॉड ऑफ द वॉर एंड फर्टिलिटी। अश्विन ऐसे लिखेंगे,
युद्ध और उर्वरता के देव अश्विन। अगला उषा, गॉडेस ऑफ डॉन, सुबह की देवी। अगला डमी गॉड्स, अर्धदेव, अर्धदेव। अर्धदेव में लिखिए गंधर्व, गंधर्व के आगे लिखिए दैवीय संगीतज्ञ, दैवीय संगीतज्ञ, दैवीय संगीतज्ञ। अब अगला हेडिंग डाल लीजिए उत्तर वैदिक कालीन, उत्तर वैदिक कालीन रिलीजन, उत्तर वैदिक कालीन धर्म। यानी उत्तर वैदिक काल में चेंज क्या आया। अभी हमने बताया था कि अर्ली वैदिक एज में सबसे बड़े देवता इंद्र, फिर अग्नि और फिर वरुण है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनका इंपॉर्टेंस कम हो गया। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति सबसे बड़े देव बन गए, उसके बाद विष्णु आ गए और उसके बाद शिव आ गए। तो पैरा चेंज करके लिखिए द लेटर वैदिक कल्चर वाज फोकस्ड ऑन द सेंट्रलिटी ऑफ द कल्ट ऑफ सैक्रिफाइस। उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति, उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति यज्ञ पर आधारित थी, यज्ञ पर आधारित थी। Thus there was an increase in the frequency and number of यजनाज। यही कारण था कि अब यज्ञ का बोलबाला हो गया, अब यज्ञ का बोलबाला हो गया। Which generally involved the killing of animals on a large scale। इन यज्ञों में बड़ी मात्रा में पशुओं की बलि दी जाती थी, बड़ी मात्रा में पशुओं की बलि दी जाती थी। पैराचेंज, this resulted into the growing importance of a class of Brahmins। पैराचेंज, इससे ब्राह्मणों के महत्व में वृद्धि हुई, इससे ब्राह्मणों के महत्व में वृद्धि हुई। फुल स्टॉप। They tried to maintain their supremacy in the changing society। ब्राह्मणों ने परिवर्तनशील समाज में अपनी सर्वोच्च स्थिति बनाए रखने की कोशिश की, अपनी सर्वोच्च स्थिति बनाए रखने की कोशिश की। These yajnas brought to them a large amount of wealth in the form of दान and दक्षिणा। इन यज्ञों से उन्हें, यानी ब्राह्मणों को, उन्हें दान और दक्षिणा के रूप में भारी धन प्राप्त हुए, भारी धन प्राप्त हुए, यानी अधिक मात्रा में धन प्राप्त हुए। Some of the important यजनास वर, इस काल के प्रमुख यज्ञ थे, डैश कर दीजिए, अश्वमेध यज्ञ, इंग्लिश में लिखते रहिए, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और राजसूय यज्ञ। अश्वमेध, वाजपेय एंड राजसूय एक्सेट्रा, ये सब। वाजपेय यज्ञ वाजपेयी नामक पुरोहित कराते थे, राजसूय यज्ञ राजा के राजाभिषेक के दौरान होता था, और अश्वमेध यज्ञ टेरिटरी डिफाइन करने के लिए, यानी भूमि की सीमा, राज्य की सीमा निर्धारित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किए जाते थे। फिर पैराचेंज, द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट ऋग्वैदिक गॉड्स इंद्र एंड अग्नि लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस। ऋग्वैदिक कालीन इंद्र और अग्नि अपना महत्व खो दिए। ऋग्वैदिक कालीन देव इंद्र और अग्नि अपना महत्व खो दिए। एंड प्रजापति द क्रिएटर बिकेम सुप्रीम। अब उत्तर वैदिक काल में प्रजापति
सर्वोच्च देवता बन गए। प्रजापति सर्वोच्च देवता बन गए। Some minor gods became prominent, such as Vishnu, in bracket conceived as the preserver and protector of people, bracket close, and Rudra. ऋग्वैदिक कालीन कम महत्वपूर्ण देवता, ऋग्वैदिक कालीन कम महत्वपूर्ण देवता विष्णु और रुद्र अब महत्वपूर्ण हो गए। विष्णु और रुद्र अब महत्वपूर्ण हो गए। विष्णु अब प्रजापालक बन गए। विष्णु अब प्रजापालक बन गए। पैराचेंज, पूसन in bracket who was supposed to look after cattle, bracket close, came to be regarded as the god of the Sudraj. पूसन अब शूद्रों के देवता बन गए, जबकि पूर्व वैदिक काल में वह पशुओं के देवता थे। पशुओं के देवता थे। पशुओं के देवता थे। पैराचेंज, in the end of later Vedic age, a strong reaction began to emerge against priestly domination. पैराचेंज, उत्तर वैदिक काल के अंत में पुरोहितवाद के विरुद्ध एक बड़ी प्रतिक्रिया हुई against cult and sacrifices. बलि और यज्ञों के विरुद्ध भी प्रतिक्रिया हुई, especially in the land of Panchala and Videha, where around 600 BC the Upanishads were compiled. यह प्रतिक्रिया विदेह और पांचाल के क्षत्रियों ने की। विदेह और पांचाल के क्षत्रियों ने की। उन्होंने ही 600 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों की रचना करके यज्ञों की निंदा की। अब कुछ फैक्चुअल चीजें हम बात करेंगे। 2 कॉलम बना लीजिए। एक कॉलम में लिखिए मुख्य शब्द और दूसरा उनका स्रोत, की कॉन्सेप्ट और स्रोत। पहला नंबर गोत्र। गोत्र शब्द जो आज के अर्थ में है वह अथर्ववेद में आया। हालांकि गोत्र शब्द का पहला उल्लेख ऋग्वेद में है, लेकिन जिस संदर्भ में आज गोत्र माना जाता है वह अथर्ववेद में आया। अगला पुरुष सूक्त, जिसमें 4 वर्णों का उल्लेख है। डैश ऋग्वेद का 10वां मंडल, यानी ऋग्वेद के 10वें मंडल में है ये। अगला प्रथम 3 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। डैश करके लिखिए छांदोग्य उपनिषद, यानी छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का ही विधान बताया गया था। अगला 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। डैश जाबालोपनिषद, यानी जाबालोपनिषद में 4 आश्रमों की बात आई है। अगला संसार, आत्मा का पारगमन। डैश बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया आत्मा का पारगमन होता है, परगमन होता है, चली जाती है आत्मा। अगला सभा एंड समित एज द ट्विन डॉटर्स ऑफ प्रजापति। सभा और समिति को
प्रजापति की पुत्रियां बताना, प्रजापति की पुत्रियां बताना डैश अथर्ववेद। अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां बनाया गया है, बताया गया है सभा और समिति को। सभा और समिति की बात हम लोग वीडियो फर्स्ट में डिस्कस कर चुके हैं, जो राजा का चयन करती थी। अगला, सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद। अगला, डॉक्ट्रिन ऑफ त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति की अवधारणा किसमें आई? त्रिमूर्ति की अवधारणा डैश मैत्रायणी उपनिषद। मैत्रायणी उपनिषद। अगला, मेंशन ऑफ ग्रेट फ्लड, विशाल जल प्लावन, शतपथ ब्राह्मण। अगला, तमसो मा ज्योतिर्गमय, बृहदारण्यक उपनिषद। वही है, अस्तो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, बृहदारण्यक उपनिषद। अगला, क्षत्रिय प्रीसिडेंस ओवर ब्राह्मण्स, क्षत्रिय ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। ऐतरेय ब्राह्मण, यानी ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि क्षत्रिय ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। अगला, मेंशन ऑफ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सीज, पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख। शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। अगला, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ऋग्वेद 10वां मंडल, 10वां मंडल। इस प्रकार से हमारा समाप्त हो गया वैदिक एज। और वैदिक एज के बारे में हमने अलग से एक वीडियो बना करके आपको लिटरेचर की बात कर दी है, तो वहां से वो देख सकते हैं। ये कंप्लीट हो गया पार्ट 2 ऑफ वैदिक एज। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।